कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लावनी लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। हाल ही में लावनी के कई वरिष्ठ कलाकारों ने लावनी के नाम पर प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। लावनी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें महिला नृत्य, छटपटाते, मेकअप और घुंघरू में 9 गज लंबा ऊंचा करते हुए लाइव दर्शकों के सामने एक मंच पर ढोलक की थाप पर प्रदर्शन करती हैं। लावनी शब्द लावण्य या सौंदर्य से आया है। 18वीं शताब्दी में पेशवा काल में इस लोक कला की लोकप्रियता हासिल करने की थी। परंपरागत रूप से इस लोक कला का प्रदर्शन राजाओं या सामंतों के सामने और युद्ध विराम के दौरान सैनिकों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता था, इसलिए विकल्प ए सही है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए असम। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम का 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम यहाँ तक कि 32 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगी हुई है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए असम सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भूटान के साथ। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए अमीरा सागर को लाल सागर से अवलोकन करते हैं। यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। कथन 3 है, इजराइल ने वर्ष 2015 में स्वेज नहर का विस्तार करने वाली योजना की घोषणा की। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र सतहीय जलमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए अंजू सागर, जिसे भूमध्य सागर, को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। यह दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शिपिंग लेन में से एक है, जिसमें विश्व के कुल व्यापार का 12% से अधिक व्यापार होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले तेल, प्राकृतिक गैस और शिक्षाओं को एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। मिस्र ने वर्ष 2015 में स्वेज नहर का विस्तार करने वालों की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य मालवाहक जहाज़ों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करना और वर्ष 2023 तक नहर का उपयोग करने वाले जहाज़ों की संख्या को जोड़ना है। तो स्वेज नहर, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, स्वेज नहर ये दिखाई गई है। स्वेज नहर हम बता देते हैं, ये स्वेज नहर है। यह स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों को उनकी अवस्थी के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है चेनाब, सतलुज, गोदावरी और जीतम, ऑप्शन बी है सिंधुरा, सतलज, चेनाब और जीतम, ऑप्शन सी है गोनार, जीतम, चेनाब और सतलुज, ऑप्शन डी है जीतम, तामे, सतलुज और चेनाब। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी गोनार, जीतम, चेनाब और सतलज। तो अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ 62 साल पुरानी सिंधु जल नदी
संधि को अनुरूप करने की इच्छा प्रकट की है। भारत ने जम्मू और कश्मीर में छाया किशन गंगा और रेनले जल विद्युत परियोजना पर डिस्कशन के समाधान के प्रति पाकिस्तान की अनिच्छा का हवाला देते हुए यह मंशा प्रकट की है। भारत ने नीदरलैंड के हैग में अवस्थित मध्य न्यायालय में जाने के पाकिस्तान के एक वरीयता के फैसले को भी विरोध किया है। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल तक समझौता वार्ता के बाद वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए और जहां विश्व बैंक ने भी अपने हस्ताक्षर किए। इस संधि में कभी भी संशोधन की स्थिति नहीं बनी और इसे दक्षिण एशिया के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक रूप में उद्धृष्ट किया गया है, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और तनाव की स्थिति को भी सत्ता को लिया है। तो हमारे इस प्रश्न का यह संधि सिंधु नदी और अन्य 5 सहायक नदी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, जीतम और चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों के बीच सहयोग व सूचना के सपोर्ट प्रावधान के लिए एक तंत्र का निर्माण करती है। विपरीत 5 नदियों के उत्तर से दक्षिण क्रम में गोरीथम, चीतम, चिनाब, रावी और सतलुज है, इसलिए विकल्प सी सही है। अब जान लेते हैं इसका मैप। तो आप इसका देख सकते हैं, ये मैप है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्ग से। ये हमारी सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है और यहाँ से देखिए ये आपको दिखाई देगा, ये सतलुज नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी हम मान सकते हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। और आपसे बात करें इसकी सतलुज नदी की सहायक नदी है ब्यास। और यहाँ पर एक पंजाब, 5 नदियों के नाम पर ही पंजाब इसका नाम पड़ा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, गोना, जीतम और चिनाब और सतलुज नदी। अगला प्रश्न होता है हमारा, हाल ही में जारी भोपाल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन 1 है, इसे भोपाल में आयोजित नीति आयोग की बैठक के बाद जारी किया गया। कथन 2, यह घोषणा G20 के तत्वावधान में की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने थिक 20 समूह की बैठक के अंतिम दिन भोपाल घोषणा की, जिसमें दक्षिण सहयोग की शिकायत की गई तथा विकसित देशों से अपील की गई कि वे विकसित देशों में सतत विकास लक्ष्य है प्रगति के लिए तलाश के प्रति अपने आप को पूरा करें। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 के तत्वाधान में थिक 20 समूह को 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का व्यापारिक विषय है पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलियम युक्त वैश्विक सुशासन रखा गया है। 17 जनवरी की बैठक के अंतिम दिन G20 देशों के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची के सपूत की यात्रा की। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी में जीपीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी है गैसीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है जनरेशन प्लानिंग थीम, ऑप्शन डी है जनरेटिव पोस्ट ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। चैट जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का एक प्रकार है जो ओपन अल द्वारा विकसित किए एक बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा प्रारूप है। जीपीटी मॉडल को मानव के रूप में टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए एक बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर रिकॉर्ड किया जाता है। यह विभिन्न विषयों पर की प्रक्रिया दे सकता है, जैसे कि विशिष्ट उत्तर देना, स्पष्टीकरण प्रदान करना और संवाद में भाग लेना। चैट जीपीटी अनुवर्ती का उत्तर देने के साथ आपके विकल्प स्वीकार कर सकते हैं, गलत धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं, साथ ही
अनावश्यकरण को स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है जीपीटी का पूर्ण नाम होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान के किस लेखे के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनिवार्य है? ऑप्शन ए तृतीय 93, ऑप्शन बी लेखपत्र 119, ऑप्शन सी तृतीय 95, ऑप्शन डी तृतीय 90। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए तृतीय 93। तो अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी पिल पर केंद्र में जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2019 में 17वीं वर्तमान लोकसभा के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत 5 राज्यों की विधानसभाओं में भी यह पद खाली है। लेखा जोखा 93 में कहा गया है कि कल का पद खाली ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में सेवा के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। हालांकि यह समय सीमाबद्ध नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए तृतीय 93 सही है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी है शंकर विद्यार्थी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। तो अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। लाला लाजपत राय ने अकाल पीड़ितों की मदद के लिए उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन, जिसे हिंदू राहत आंदोलन शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न होता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति न्यायपालिका की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को वन साइज फिट फॉर ऑल के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति अलग अलग तरह से का सामना करता है, जिसमें शारीरिक और संबंध, प्यार, दुखी और सुखी दोनों शामिल होते हैं, जो कि मानव मन और भावनाओं के प्रगति के अनुसार अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जल्द दबाएं। हम डेली बेज टुडे जीके सीरीज के नाम से 10 प्रश्न लाते हैं और डेली करंट न्यूज़ के नाम से भी हमारी सीरीज चली हुई है, उसे भी आप देखना ना मिले। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जल्द दबा दें।